आ बैठ, मैं तुझे राखी बांध देती हूँ। और हाँ, तेरी पसंद के मोतीचूर लड्डू मैं वहीं हलवाई से लेते हुए आई थी। मुझे पता है तू रक्षाबंधन का इंतजार मोतीचूर के लड्डू खाने के लिए करता है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ गरिमा दीदी, ये बात तो सही है, पर मैं सोच रहा था साक्षी भी आ जाती तो एक साथ ही दोनों से राखी बंधवा लेता। विकास, तुझे पता तो है साक्षी हमेशा देर से ही आती है। अब मैं पहले आ गई हूँ तो तू बंधवा ले, उसका इंतजार क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे साक्षी की लाई हुई काजू बर्फी और महंगे उपहारों का इंतजार है? गरिमा दीदी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरे लिए आप दोनों बहनें बराबर हो। नहीं, बराबर नहीं है। मैं गरीब हूँ, वो अमीर है। और एक बात, मैं तेरी सगी बहन हूँ और साक्षी वो हमारी सौतेली बहन है। गरिमा दीदी धीरे बोलो, साक्षी आ गई है। साक्षी गरिमा और विकास की छोटी बहन है। गरिमा और विकास की मां के गुजर जाने के बाद उनके पिता ने साक्षी की मां यशोदा से दूसरी शादी की थी। साक्षी जब कॉलेज में थी तब अचानक उनके पिता का देहांत हो गया और 3 साल पहले ही साक्षी की शादी के बाद उसकी अपनी मां यशोदा भी उम्र और बीमारी के चलते इस दुनिया से चली गई। पर विकास अपनी बड़ी बहन गरिमा के साथ साथ साक्षी को बहुत प्यार करता था। गरिमा की जब शादी हुई थी तब वो एक अमीर परिवार की बहू बनकर गई थी, पर कुछ समय से उसके पति का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए अब उसका परिवार पहले जैसा अमीर नहीं रहा था। वहीं साक्षी शादी के बाद एक अमीर परिवार की बहू बनकर गई और अब उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं। ये देखकर गरिमा मन ही मन उससे बहुत ईर्ष्या करती है। अरे विकास भैया, अभी तक आपने राखी नहीं बांधी। गरिमा दीदी, आप मेरा वेट कर रहे थे। मैं नहीं कर रही थी, विकास कर रहा था। उसे ही शौक आता है कि तुम आओ तभी राखी बंधवाएगा। हाँ, मैंने सोचा कि दोनों मिलकर ही बांध लेंगे। हाँ, मैं तो बांध दूंगी। अब मेरा तो इससे ज्यादा हक बनता है। मैं तेरी सौतेली नहीं, सगी बहन हूं। गरिमा बिना सोचे समझे मुंह पर हमेशा साक्षी को ऐसे ही अपमानित करती रहती थी, पर साक्षी कभी भी पलटकर अपनी बड़ी बहन गरिमा को जवाब नहीं देती थी। दोनों बहनें विकास को राखी बांधती हैं। साक्षी गरिमा की बेटी मुस्कान के लिए कुछ खिलौने और कपड़े लेकर आई थी, क्योंकि साक्षी का 5 महीने का बेटा मोहित मुस्कान से पहली बार राखी बंधवा रहा था। गरिमा दीदी, मुस्कान ने मोहित को पहली बार राखी बांधी है। ये मुस्कान और दीपू के लिए कुछ खिलौने और कपड़े लाई थी। भाभी, ये प्राची के लिए भी कुछ सामान लाई थी। बस महंगे महंगे सामान लाकर सबको अपने वश में कर लेती है तू। पर मोहित की पहली राखी है इसलिए मैं चुपचाप ले रही हूँ, वरना मुस्कान तो दीपू को बांध ही लेती है हर साल। मम्मी मम्मी, मुस्कान जमीन पर गिर गई है, वो कुछ बोल नहीं रही। क्या बोल नहीं रही? क्या हुआ मुस्कान? आंखें खोल मुस्कान। घबराओ नहीं गरिमा दीदी, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। हम मुस्कान को हॉस्पिटल ले चलते हैं। रुको भैया, मैं भी साथ चलती हूँ। भाभी, आप बच्चों का ख्याल रखना। हाँ, ला, मोहित को मुझे दे दे, मैं गोदी में ले लेती हूँ। अचानक मुस्कान के बेहोश होने से गरिमा का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग अस्पताल पहुंचते हैं। मैंने मुस्कान के सारे टेस्ट कर लिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मुस्कान में थोड़ी खून की कमी आई है, जिस कारण वो बेहोश हो गई। मैं कुछ ताकत की दवाई लिखकर दे रहा हूँ। ये समय समय पर मुस्कान को देते रहना। अक्सर छोटे बच्चों में ये दिक्कत आ जाती है। डॉक्टर साहब, फीस आपकी छोटी सिस्टर ने सबमिट करवा दी है। साक्षी ने? पर साक्षी है कहाँ? गरिमा देखती है साक्षी हॉस्पिटल में बने भगवान गणेश के मंदिर के सामने बैठकर रो रही थी और मुस्कान के लिए प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान गणेश, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपकी कृपा से मुस्कान बिल्कुल ठीक है। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। साक्षी, मेरी बहन, तू हम सब के बारे में कितना सोचती है और मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बहन। गरिमा दीदी, ऐसे माफी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरी बड़ी बहन हो। मुझे दुनिया में सबसे प्यारा अपना परिवार है, मेरे अपने भाई बहन है। साक्षी, तूने डॉक्टर साहब की फीस पहले ही दे दी, मैं दे देता। हाँ भैया, वो कुछ दवाइयाँ और बाकी ताकत का पाउडर जो मुस्कान के लिए खून बढ़ाने का है, वो डॉक्टर साहब दे रहे थे, तो मैंने तभी फीस दे दी। कोई बात नहीं भैया, एक ही बात है। चलो सब घर चलते हैं। भाभी भी चिंता में होगी, बहुत देर से मोहित भी उनके पास है, कहीं रो न रहा हो। सब लोग घर आ जाते हैं। बच्चे फिर से खेलने लगते हैं। माहौल फिर से खुशी में बदल जाता है। पर इस समय गरिमा के मन में अपनी बहन साक्षी के लिए कोई नफरत, कोई जलन नहीं थी। सब कुछ भुलाकर पूरा परिवार आपस में रक्षाबंधन के त्योहार का आनंद ले रहा था। गरिमा और साक्षी विकास के साथ मिलकर खूब बातें करती हैं, खूब मस्ती करती हैं।
जिसमें उनकी भाभी और सब बच्चे भी शामिल थे। अगले दिन दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर जाती हैं और उस दिन के बाद से गरिमा के मन में साक्षी के लिए वो प्यार लौट आता है जो सगी बहनों में होना चाहिए। साक्षी, तूने इतना बड़ा जूसर भिजवा दिया, अभी ऑनलाइन डिलीवरी वाला भैया देकर गया है। पहले तो मैंने सोचा पता नहीं शायद पड़ोस में किसी का है, और उसने जब तुम्हारा नाम लिया कि तुम्हारे नाम से बुकिंग है और हमारे लिए है, तो मैंने सोचा पता नहीं तुमसे पूछूं। हाँ दीदी, मैं सोच रही थी मुस्कान और दीपू इसमें रोजाना फ्रेश जूस पी लिया करेंगे, अब आप वेजिटेबल और फ्रूट्स का जूस बना लिया करो, मुझे पता है आपका जूसर खराब हो रहा था। साक्षी गरिमा से फोन पर बात कर रही थी और गरिमा की आंखों से आंसू छलक रहे थे। यही तो होता है अपनों का प्यार, अपने सगे संबंधियों का प्यार जो अपने घर वालों के बारे में कितना सोचते हैं। ये बात गरिमा को समझ में आ गई थी, पर वो खुश थी कि उसके मन से साक्षी के लिए जो भी नफरत थी सब खत्म हो चुकी थी और रिश्तों में फिर से मिठास घुल गई थी। विकास भी अपनी दोनों बहनों के आपसी प्रेम को देखकर बहुत खुश था। माँ उठो, माँ लो ये दवाई खा लो। हाँ हाँ बेटा, जरा मदद कर दे बेटा, अब तो शरीर उठने को राजी नहीं है। सीनू अपनी माँ सविता को सहारा देकर बिस्तर पर बिठाती है। सीनू बहुत ही समझदार और एक जिम्मेदार लड़की थी। कई साल पहले एक सड़क हादसे में सीनू ने अपने पिता को खो दिया था। इस हादसे के बाद से ही सीनू की माँ सविता बहुत बीमार रहने लगी। धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती गई और वो बिस्तर पर आ गई। अब सीनू को ही सब कुछ संभालना था। उसने शहर के मेन मार्केट में सब्जी बेचना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में वो घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवा पाना उसके बस से बाहर था। दवाई खाने के बाद सविता सीनू के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, तूने कुछ खाया बेटा? हाँ माँ, खा लिया। तुम मेरी चिंता मत करो, बस आराम करो और सबसे जरूरी बात, खुश रहा करो। मैं बाजार जा रही हूँ, कोई भी परेशानी हो तो पड़ोस से बिमला मौसी को बुला लेना, ठीक है? सविता सीनू को एकटक देख रही थी और अचानक रोने लगी। सीनू ने उसके आंसू पोंछे और उससे पूछा, क्या हुआ माँ, क्या सोचने लगी तुम? मुझे माफ कर दे बेटा, इतनी सी उम्र में तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और मैं सारा दिन बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती हूँ। काश तेरा कोई भाई होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ, तुम बीमार हो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हो, और मेरा भाई होता तो वो भी यही करता जो मैं कर रही हूँ। जो है सब अच्छा है, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ और ज्यादा सोचना मत। इतना कहकर सीनू सब्जियों का ठेला लेकर बाजार की तरफ चली गई। उसने भले ही अपनी माँ को दिलासा दे दिया था, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी किसी सहारे की जरूरत थी। एक भाई की कमी उसे भी महसूस होती थी, लेकिन हालात से समझौता करना सीनू को आता था। वो सब कुछ भूलकर सब्जी बेचने लगी। तभी वहाँ एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर करीब 22-23 साल का लड़का था, जो बाइक रोककर किसी से फोन पर बात करने लगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सारा सामान गरीब बच्चों के लिए है, उन तक ही पहुंचना चाहिए। तुम रुको, मैं आता हूं जल्दी, फिर देखता हूं। वो लड़का आदित्य था, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, साथ ही एक समाजसेवी संस्था से भी जुड़ा था। सीनू ने उसे देखा तो उससे बोली, भैया, ओ भैया, कुछ सब्जी भाजी ले जाओ घर के लिए, सबकी सब एकदम ताजी हैं। नहीं गुड़िया, अभी घर नहीं जा रहा हूँ, कहीं और जाना है, फिर कभी ले जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर सीनू का चेहरा उतर जाता है। आदित्य जैसे ही जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। वो कई बार कोशिश करता है लेकिन सब बेकार। उसे देर हो रही थी, अब वो परेशान होने लगा। ये देखकर सीनू ने उससे कहा, भैया जी, आपने मुझसे सब्जी नहीं खरीदी ना, तो देखो आपकी फटफटिया भी बुरा मान गई। लेकिन आप चिंता मत करो, आप 2 मिनट रुको, मैं किसी को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। सीनू आदित्य को अपनी सब्जियों के पास छोड़कर चली गई। कुछ ही मिनटों में वो अपने साथ एक मैकेनिक को ले आई, जिसकी दुकान पास में ही थी। उसने आदित्य से कहा, लो भैया, ये हैं गाड़ियों के डॉक्टर, ये सब ठीक कर देंगे। आदित्य सीनू की बात पर मुस्कुरा देता है। मैकेनिक अपने काम पर लग जाता है। आदित्य सीनू से कहता है, गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मदद ना करती तो पता नहीं कितनी देर लग जाती। वैसे नाम क्या तुम्हारा, और तुम्हारे पापा का है? मेरा नाम सीनू है और मेरे बाबा वो तो भगवान जी के पास चले गए कई साल पहले। ओह, और तुम्हारी माँ, और कौन है तुम्हारे घर में? बस माँ और मैं। माँ भी बहुत बीमार है, वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। अरे, तो तुम रोज यहाँ अकेले ही सब्जी बेचती हो?
तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है? नहीं भैया जी, कोई नहीं है मेरी मदद करने को। आप ही कर दो मेरी मदद। कुछ सब्जियां खरीद लो। 4 घंटे हो गए यहाँ खड़े खड़े। आज तो बोनी भी मुश्किल लग रही है। रक्षाबंधन आने वाला है। सोचा था सब्जी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे खूब सारी राखियां ले आऊंगी, तो उन्हें बेचकर और अच्छी कमाई हो जाएगी। और फिर मैं... फिर क्या? बताओ गुड़िया, क्या करना चाहती हो पैसों से? भैया, मैं अपनी माँ को पहले जैसे चलते फिरते देखना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि अगर थोड़ी कमाई हो जाएगी तो उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। इतना कहते ही सीनू रोने लगती है। इतनी कम उम्र में सीनू में इतनी समझदारी देखकर आदित्य दंग रह जाता है। वो मन ही मन सीनू की मदद करने का फैसला कर लेता है। वो सीनू की सब्जियों को अलट पलट कर देखता है और उससे कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा हूँ। वहाँ कल गरीब बच्चों को खाना खिलाने वाले। तुम रुको जरा 1 मिनट। आदित्य तुरंत किसी को फोन लगाता है और कुछ देर बात करने के बाद सीनू से कहता है, चलो भाई गुड़िया, हो गया तुम्हारा काम। तुम फटाफट पैसे जोड़ो और मुझे बताओ, ठीक है? अभी थोड़ी देर में एक लड़का आएगा और तुम्हारी सारी सब्जियां लेकर जाएगा, ठीक है? अरे वाह भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे नहीं गुड़िया, सब्जी तो कहीं ना कहीं से खरीदनी ही थी, तो तुमसे ले ली। वैसे अब खुश तो हो ना तुम? बहुत खुश हूँ भैया। अब आप देखना, एक से एक राखी खरीद कर लाऊंगी और उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। फिर सब अच्छा हो जाएगा। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा ये लो पैसे। लेकिन ये तो मेरी सब्जी के दाम से ज्यादा पैसे हैं भैया। भैया कह रही हो तो मैं भी छोटी बहन समझ के दे रहा हूँ, रख लो। और हाँ, ये लो मेरा फोन नंबर, कोई भी मदद चाहिए हो तो फोन करना, ठीक है? मैकेनिक ने आदित्य की बाइक ठीक कर दी थी। आदित्य सीनू के सिर पर हाथ रखता है और फिर अपनी बाइक लेकर चला जाता है। सीनू काफी देर तक आदित्य के बारे में ही सोचती रही। शाम के वक्त आदित्य की संस्था से एक लड़का आकर सीनू से सारी सब्जी ले जाता है। सीनू बहुत खुश थी। वो सारे पैसों से जाकर नए नए डिजाइन की राखियां खरीद लेती है और उन्हें अपने ठेले में सजाकर रक्षाबंधन से एक दिन पहले बाजार आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, राखी ले लो राखी, गुड्डे वाली, फूल वाली, गोटे वाली राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो। सीनू कई घंटों तक ऐसे ही आवाज लगाती रहती है, पर कोई भी उससे राखी नहीं खरीद रहा था। दरअसल कुछ ही दूर राखियों की एक बड़ी सी दुकान थी, जहां सीनू से ज्यादा वैरायटी की राखियां थी। इसीलिए सभी लोग उसी दुकान से राखियां खरीद रहे थे। ये देखकर सीनू फिर से उदास हो गई थी। शाम हो गई पर उसकी एक भी राखी नहीं बिकी। वो अपनी राखियों के साथ घर पहुंची तो उसे उदास देखकर सविता ने पूछा, क्या हुआ सीनू? जाते हुए तो बड़ी खुश थी तू। क्या बताऊं माँ, पूरा दिन धूप में चिल्लाती रही पर किसी ने एक भी राखी नहीं खरीदी मुझसे। सब लोग उस रामलाल की दुकान पर ही जा रहे थे। कल रक्षाबंधन है, अगर कल भी मेरी राखियां नहीं बिकी तो क्या होगा माँ? हिम्मत मत हार बेटी, भगवान किसी को तो भेजेंगे। सीनू ने अपने सारे पैसे राखी खरीदने में लगा दिए थे। अब तो उसके पास बेचने के लिए सब्जियां भी नहीं थी और ना ही वापस सब्जी खरीदने के लिए पैसे। अगले दिन रक्षाबंधन था। वो सुबह सुबह ही अपनी राखियां लेकर बाजार पहुंच गई। 1-2 लोगों ने आकर उसकी राखियां देखी जरूर, पर खरीदी नहीं। दोपहर हो गई थी। सीनू का सब्र टूटता जा रहा था। तभी उसने सामने से आदित्य को आते देखा। अरे भैया, आप कैसे हो आप? अरे गुड़िया, मैं अच्छा हूँ गुड़िया, तुम्हारी राखियां देखने आया हूँ और खरीदने भी। अच्छा तो लीजिए ना, ये देखिए, इस पर कितना प्यारा गुड्डा लगा है और ये फूल वाली अच्छी है ना? सीनू खुश दिखने की कोशिश तो कर रही थी, पर आदित्य उसका चेहरा देखकर सब समझ गया था। उसने आते हुए राखियों की दुकान और उसमें लगी भीड़ भी देख ली थी और उसे समझने में देर नहीं लगी कि सीनू के लिए अपनी राखियां बेच पाना कितना मुश्किल था। उसने सीनू से कहा, गुड़िया तुम बहुत छोटी हो, इतनी सी उम्र में तुम में जो हौसला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और सोचना होगा। मतलब भैया मैं कुछ समझी नहीं। आदित्य उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और अपनी बाइक साइड में लगाकर सीनू की जगह जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ले लो, किस्मत वाली राखी ले लो। इसे खरीदोगे तो किस्मत खुल जाएगी, हर मुश्किल दूर भाग जाएगी। जिस भाई की कलाई पर बंधेगी ये राखी, उसकी उम्र 100 साल की हो जाएगी।
ले लो ले लो ले लो। आदित्य की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। लोग उसे राखियां बेचते हुए देखकर पहले ही चौंक गए थे। ले लो ले लो। ऊपर से आदित्य का उनको बुलाने का तरीका भी मजेदार था। धीरे धीरे लोग उसके पास आते गए। सीनू उन्हें राखियां बेचती गई और आदित्य इसी तरह मजेदार बातें करके लोगों को आकर्षित करता गया। कुछ ही देर में सीनू की सारी राखियां बिक गई। ये देखकर आदित्य बहुत खुश हुआ। उसने सीनू से कहा, देखा गुड़िया, ऐसे बेचते हैं सामान। सारी राखियां बिक गई तुम्हारी। नहीं भैया, सारी नहीं बिकी। मैंने एक राखी बचाकर रखी है। लेकिन क्यों गुड़िया? अभी तो तुमने एक ग्राहक से कहा कि सारी राखियां बिक गई हैं, उसके लिए नहीं बची। तुमने ये राखी उसे क्यों नहीं दी? क्योंकि ये राखी बेचने के लिए नहीं, बल्कि मेरे भैया की कलाई पर सजने के लिए है। मैं जानती हूँ कि मेरी हैसियत बहुत छोटी है। मुझे हमेशा से एक भाई की कमी महसूस होती थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? क्यों नहीं गुड़िया, मेरी भी कोई बहन नहीं है। और सच कहूं तो तुम्हें देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा कि अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी नटखट होती। इतना कहकर आदित्य अपना हाथ सीनू की तरफ बढ़ा देता है और सीनू उसकी कलाई पर राखी बांध देती है। दोनों बहुत खुश थे। फिर आदित्य अपनी जेब से एक तोहफा निकालकर सीनू को देता है। सीनू चौंक जाती है और कहती है, अरे भैया, ये मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही है। अब बातें छोड़ो और जल्दी से इसे खोल कर देखो। सीनू जल्दी से अपना तोहफा खोलती है। उसमें शहर के एक बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का पर्चा था। सीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस आदित्य को देखती रह जाती है, कुछ नहीं बोल पाती। तुमने जितने दुख झेलने थे झेल लिए मेरी बहन। अब तुम्हारा भाई आ गया है जो सब ठीक कर देगा।